नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीति क्लासेज में। देखो, हम इससे पहले जो है वो खरपतवार वाले लेसन की बात करते हैं, और आज वाली जो हमारी क्लास होगी वो खरपतवार वाले लेसन की लास्ट क्लास होगी। तो देखो, इस लेसन की जो लास्ट वाली जो हमारा टॉपिक है वो हमारा कल चल रहा था। हमने रासायनिक विधियों के बारे में हम पढ़ रहे थे, और रासायनिक विधि जो थी उस रासायनिक विधि का हमने वर्गीकरण में पढ़ लिया था। और आज हम जो है इस रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए जो हम पॉइंट पढ़ेंगे, उन पॉइंटों के अंतर्गत पढ़ेंगे कि इन शाकनाशी रसायनों को हम जो है कब काम में ले सकते हैं, कब काम में लेना चाहिए। उन सब बातों के बारे में हम जो है वो आज इस क्लास में बात करेंगे। तो देखो, हमारी आज की जो हेडिंग है वो है इन शाकनाशी रसायनों की उपयोग विधि। देखिए दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ, बोर्ड पर मेरी हैंड राइटिंग जो है वो ज़्यादा ठीक नहीं है, तो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप जो कमेंट्स है उसमें लिख करके मुझसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो। बाकी हैंड राइटिंग के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बोल दिया था कि थोड़ी सी वीक है। तो देखो, उपयोग विधि में हम देखेंगे, जैसे उपयोग विधि हम उसके आधार पर लेंगे। जब हमने खरपतवार का वर्गीकरण किया, शाकनाशी रसायनों का वर्गीकरण किया, उसमें हमने शाकनाशी रसायनों के बारे में पढ़ा, कौन से शाकनाशी रसायन को हम कब काम में ले सकते हैं, कौन से कब काम में ले सकते हैं। उसी के आधार पर हम जो है इसकी उपयोग विधि पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा मर्द जीवाणुनाशक पढ़े, हमने मर्द सक्रिय पढ़ी। तो मर्द सक्रिय का मतलब हमने देखा कि जब मर्द सक्रिय वो है तो हमें फसलों की बुआई से पहले काम में लेने होंगे। अगर बात करें हमने पत्र सक्रिय पर डाला हमने, तो पत्र सक्रिय से हमें क्या पता चलता है, इसका उपयोग हमें अंकुर के बाद में पत्तियों पर छिड़काव के रूप में करेंगे। तो इन्हीं सब के आधार पर हम जो इसकी उपयोग विधि देखेंगे। तो उपयोग विधि में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो ये होगा कि हम इन शाकनाशी रसायनों का उपयोग फसलों के जो बीजों की बुआई है उस बुआई से पूर्व कर सकते हैं। बुआई से पूर्व हम इन शाकनाशी रसायनों का उपयोग कर सकते हैं। और बुआई से पूर्व जिन शाकनाशी रसायनों का उपयोग करेंगे उनको हम सीधी सी बात है कौन से शाकनाशी रसायनों के नाम जानेंगे, उन शाकनाशी रसायनों को हम किस नाम से बताएंगे कि वो कौन से शाकनाशी रसायन मृदा सक्रिय शाकनाशी रसायन हो जाएंगे। तो वे शाकनाशी रसायन जो मृदा में रह करके सक्रिय रहेंगे उनको हमें बुआई से पहले काम में लेंगे। और अब आप लोगों को इसके एग्जाम्पल सीधे से पता है कि जैसे हमने इससे पीछे वाली क्लास में बात की थी कि इसके अंदर वही शाकनाशी रसायन आएंगे जो मृदा में रह करके सक्रिय रहेंगे। और मृदा में रह करके सक्रिय होने वाले खरपतवार जो शाकनाशी रसायन थे वो हमने कौन से पढ़े थे, एट्राजिन पढ़ी थी, फ्लूक्लोरिलीन पढ़ी थी, पेंडिमिथाइलिन पढ़ी थी, वो हमारे इसके अंतर्गत आ जाएगी। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था बुआई के बाद वह अंकुरण से पूर्व। देखो, वही बात होगी इसमें भी कि बुआई के बाद, यानी कि बुआई तो हमने कर दी लेकिन अंकुरण नहीं हुआ, और जब अंकुरण नहीं हुआ तो हम पत्र सक्रिय उसको मानेंगे नहीं, और पत्र सक्रिय नहीं मानेंगे तो मर्द सक्रिय मानेंगे। तो हम इसमें सीधी सी एग्जाम्पल बता सकते हैं कि जैसे दलहनी फसलों में जो है वो पेंडिमिथाइलिन या फ्लूक्लोरिलीन जो शाकनाशी रसायन होता है, पेंडिमिथाइलिन जो शाकनाशी रसायन होता है वो 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से काम में ले सकते हैं। सीधी सी बात है, बुआई के बाद में काम में लिया जा रहा है। और मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया था कि दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए उत्तम शाकनाशी रसायन जो है वो फ्लूक्लोरिलीन और पेंडिमिथाइलिन को ही मानते हैं। ये दोनों के दोनों जो शाकनाशी रसायन है वो दलहनी फसलों के लिए और तिलहनी फसलों के लिए सबसे उत्तम शाकनाशी रसायन है। और हमने इसके साथ ये बात भी कर ली थी कि दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए 2,4-D एक उपयुक्त शाकनाशी रसायन नहीं है। दलहनी और तिलहनी फसलों में हम 2,4-D का उपयोग नहीं कर सकते। तीसरे बारे में तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, एक तो हो गया हमारे बुआई से पहले, एक बुआई के बाद और फूल से पहले। तो तीसरा कौन सा हो जाएगा हमारा, अंकुरण के बाद। और अब अंकुर के बाद जब हमारी बात आ जाती है तो अंकुर के बाद में तो हम कौन से शाकनाशी रसायन काम मिलेंगे, जो भी सारे के सारे पत्र सक्रिय शाकनाशी रसायन हैं उन सबको हम अंकुर के बाद में काम में ले सकते हैं। जैसे 2,4-D है, आइसोप्रोप्यूरान है, ये जो हमारे शाकनाशी रसायन होंगे उनको हम अंकुर के बाद में काम में ले लेंगे। जैसे एग्जाम्पल 2,4-D
आइसो प्रोटोयूरान। ये हमारे जो शार्पनेस रसायन है वो हमारे हो जाएंगे अंकुरण के बाद में काम में लेने वाले रसायन। तो ये हो गई हमारी अंकुरण के बाद में काम में लेने वाले शार्पनेस रसायन। चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे ले बाई प्रयोग। और ले बाई प्रयोग में देखो भाई, ले बाई प्रयोग का मतलब हमारा इसकी सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि आखिरी निराई गुड़ाई जो होती है, उस आखिरी निराई गुड़ाई के बाद आखिरी निराई गुड़ाई के बाद शाकनाशी रसायनों का उपयोग, यानी कि आखिरी निराई गुड़ाई हम जो करेंगे उस आखिरी निराई गुड़ाई के बाद में अगर हम किसी शाकनाशी रसायन को काम में लेंगे तो उसको काम में लेना ही ले बाई प्रयोग कहलाता है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सीधी सी बात, जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर हमारे पास गेहूं की फसल है और हमें पता है कि गेहूं में हमें एग्जाम्पल के तौर पर आपको सपोज करना है कि 3 निराई गुड़ाई की आवश्यकता है, यानी कि हमें 3 बार गोज निकालनी है। हमारी घरेलू बातों में हम बोलते हैं गोज निकालना, वैसे ही हम जो है इसमें 3 बार निराई गुड़ाई करेंगे। तो पहली निराई गुड़ाई, दूसरी निराई गुड़ाई और तीसरी निराई गुड़ाई। जब तीसरी निराई गुड़ाई करेंगे तो ये इसके लिए आखिरी निराई गुड़ाई हो जाएगी। तो इस आखिरी निराई गुड़ाई करने के बाद में हम अगर इस पर किसी शाकनाशी रसायन का उपयोग करेंगे और गेहूं की उत्तम शाकनाशी रसायन हमारा कौन सा हो जाएगा, आइसो प्रोटोयूरान। तो आइसो प्रोटोयूरान इसके लिए उत्तम शाकनाशी रसायन हो जाएगा। तो हम गेहूं में आखिरी निराई गुड़ाई यानी कि तीसरी निराई गुड़ाई के बाद में तीसरी बार जब हम खरपतवार को निकालें उसके बाद में अगर हम आइसो प्रोटोयूरान को काम में लेंगे तो यही हमारी जो विधि हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ले बाई प्रयोग हो जाएगी। तो हम परिभाषा इसकी क्या बता सकते हैं, आखिरी निराई गुड़ाई के बाद में, इस आखिरी निराई गुड़ाई के बाद में शाकनाशी रसायनों को उपयोग करना ही क्या कहलाएगा, ले बाई प्रयोग कहलाएगा। तो ये हमारा हो गया इन शाकनाशी रसायनों की उपयोग विधि, उपयोग हम कैसे करेंगे, ये वाली बातें हो गई। अब इसके बाद में हम जो है इस लेसन की जो सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और जो इसकी लास्ट वाला जो पॉइंट है वो हमारा हो जाएगा रासायनिक जैविक, इसकी जो यांत्रिक विधि है वो हो गई, इसकी रासायनिक विधि हो गई, और हमारे पास जो लास्ट बच रही है वो हमारी एक विधि बच रही है, जैविक विधि। तो उस जैविक विधि के बारे में हम जो है बात यहाँ पर कर लेते हैं। देखो शाकनाशी रसायन के उपयोग विधि में हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए हैं, बुआई से पहले, बुआई के बाद और अंकुरण से पहले, तीसरा अंकुरण के बाद में, और चौथा हमने ले बाई प्रयोग पढ़ लिया। अब हम इसकी लास्ट जो विधि है वो पढ़ेंगे, हम इसकी तीसरी विधि जैविक विधि। जैविक विधि के बारे में हम इसमें जो है पढ़ेंगे। देखो जैविक विधि जो है इसके नाम से पता चल रहा है बायो मेथड है, जैविक जीवों को हम जो है इसमें खरपतवारों को नष्ट करने के लिए काम में लेंगे। तो जब हम जीवों को या हमारे जो कार्बनिक जो पदार्थ हैं उनको अगर हमें किसी खरपतवार को नष्ट करने के लिए काम में लेते हैं तो वो हमारी जैविक विधि हो जाएगी। तो हम यहाँ पर जैविक विधि के माध्यम से खरपतवारों को किस प्रकार से नष्ट कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा में इस प्रकार से बताएंगे कि अगर हम खरपतवारों को उनके जैविक शत्रु कीटों के द्वारा, जो जैविक शत्रु कीट है, इन जैविक शत्रु कीटों के द्वारा अगर हम खरपतवारों को नष्ट करते हैं तो इस प्रकार से खरपतवारों को नष्ट करना ही क्या कहलाएगा, हमारा जैविक विधि कहलाएगा। तो परिभाषा एक बार कैसे देख लो इसकी, कि खरपतवारों को उनके जैविक शत्रु कीटों के द्वारा नष्ट करना जैविक खरपतवार नियंत्रण कहलाता है। ये हमारी परिभाषा होगी। अब इसमें हम जो है एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल लेंटाना कैमरा। लेंटाना कैमरा खरपतवार, जब हमने स्टार्टिंग में खरपतवार की विशेषता पढ़ी थी और खर विशेषता के बाद में जब इसके लाभ पढ़े तो लाभ में हमने लेंटाना कैमरा खरपतवार के बारे में बात की थी। लेंटाना कैमरा खरपतवार जो है इसका उपयोग हम राष्ट्रीय राजमार्ग है उनको सजाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लेंटाना कैमरा खरपतवार है, ये आपने खूब देखी है, सड़कों पर जो बीच में डिवाइडर में पाई जाती है, इनमें अधिकांश लेंटाना कैमरा के पौधे होते हैं।
तो ये कहीं पर अगर अवांछित रूप से उग जाते हैं वहां पर तो हमने इनको लगाए हैं, लेकिन अगर ये अवांछित रूप से कहीं पर अगर निकल जाते हैं तो हम इनको नष्ट करने के लिए जैविक विधि को कैसे काम में लेंगे। हम कह सकते हैं इसके लिए कि बहुवर्षीय खरपतवार है, तो इसको हम एवरनाथ शाकनस से जो हमने पढ़े थे पैराक्वाट डाइक्वाट ग्लाइफोसेट है, इनको उपयोग में इस पर कर सकते हैं, लेकिन हमें इनको नष्ट करने के लिए जैविक विधि को काम में लेना है। और जैविक विधि को काम में लेने के लिए इसके लिए हम जो है वो किसको काम में लेंगे, क्रोसोडोसीमा लेंटाना। क्रोसोडोसीमा लेंटाना जो है इसको हम जब लेंटाना की अमरा पर ला करके छोड़ देंगे तो ये ऐसा जो कीट है उस लेंटाना की अमरा को खा करके नष्ट कर देंगे। तो लेंटाना की अमरा के लिए जैविक खरपतवार नाशी क्या हो गया, लेंटाना की अमरा हो गया। यहाँ से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि लेंटाना की अमरा के लिए कौन से जैविक अभियंता को काम में लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो मेजबान पौधा है वो तो हमारा क्या हो गया, लेंटाना की अमरा हो गया, और अभियंता क्या हो गया, क्रोसोडोसीमा लेंटाना हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है कि लेंटाना की अमरा के लिए जैविक अभियंता का नाम लिखिए। तो जैविक अभियंता का नाम आपको लिखना है क्रोसोडोसीमा लेंटाना। ये फिर आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि क्रोसोडोसीमा लेंटाना के लिए मेजबान पौधा है, तो इसके लिए मेजबान पौधा लेंटाना की अमरा आप बता सकते हो। तो आपका ये हो गया एक एग्जाम्पल। इसके बाद में जैसे हमारी कपास की फसल होती है, उस कपास की फसल में खरपतवार को नष्ट करने के लिए हम किसको काम में लेते हैं। जैसे हमारे पास जो हंस होता है उस हंस का उपयोग हम जो है वो हमारी जो कपास की फसल होती है उस कपास की फसल में हम इसको नष्ट करने के लिए काम में ले सकते हैं। उसके बाद में जैसे हमारी धान की फसल होती है उस धान की फसल में जो बतख होती है उस बतख को हम काम में ले सकते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए, जो जलीय खरपतवार को नष्ट कर देगा। इसके बाद में हम जो है एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे गाजर घास है, गाजर घास के लिए कौन से शाकनाशी से कौन से जैविक विधि को काम में लेंगे। इसके लिए देखो जाइको ग्रामा बाई कलराटा, जाइको ग्रामा बाई कलराटा नामक जो जैविक अभियंता है उस जैविक अभियंता का उपयोग हम गाजर घास को नष्ट करने के लिए काम में लेंगे। तो ये हमारे जैविक खरपतवार नियंत्रण के कुछ एग्जाम्पल है। परिभाषा मैंने बता दी कि जैविक खरपतवारों को उनके जैविक शत्रु कीटों के द्वारा नष्ट करना जैविक खरपतवार नियंत्रण कहलाता है। और ये मैंने आपको 2-4 एग्जाम्पल बता दिए, लेंटाना की अमरा बता दिया, कपास बता दी, धान बता दी, गाजर घास बता दी। तो इनमें से किसी भी फसल का आपको नाम दिया जाए, किसी भी जो वनस्पति उसका नाम दिया जाए और उसके लिए जैविक अभियंता का नाम पूछा जाए तो आप इसमें बता सकते हो। सामान्य आपको जो है वो क्रोसोडोसीमा लेंटाना और गाजर घास इन्हीं का पूछ सकता है। ये आपकी 12th की जो बुक है इसमें आपके 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो इन दोनों में से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम इससे अगली वाली जो क्लास होगी ना उसमें हम उनके बारे में बात करेंगे, और जो एग्जाम्पल है ना उनके बारे में। आज की जो क्लास हमारी बहुत छोटी होने वाली है क्योंकि अब बस इसके बाद में हमारा ज़्यादा पॉइंट नहीं बचा। इसके बाद में हमारी जो है वो जैविक विधि जो है इसमें जो हमारी जैविक अभियंता है, जो जैविक कीट है, शत्रु कीट है, उनके लाभ के बारे में ही हम पढ़ेंगे। ज़्यादा डिटेल हमारी अब नहीं है। और आज ये जो लेसन है वो भी हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में देखो हम इन जैविक अभियंताओं की विशेषताएं देखेंगे। जैविक अभियंता की विशेषता, अभियंता की विशेषता अभियंता की विशेषता में देखो सबसे पहले नंबर पर इसकी विशेषता देखेंगे कि इनका जो प्रसारण है, प्रसारण शीघ्र होना चाहिए। प्रसारण शीघ्र होना चाहिए इसका मतलब क्या है कि जब हम इन अभियंताओं को ला करके हमारे खेतों में कहीं पर छोड़ते हैं तो ये कम समय में अधिक दूरी में जो है ये फैल जानी चाहिए। इनका जो प्रसारण है वो
शीघ्र हो जाना चाहिए, बहुत ही कम समय में ये चारों तरफ फैल जानी चाहिए। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कम समय में अधिक खरपतवार नियंत्रण। यानी कम समय में जो है अधिक से अधिक खरपतवारों को नष्ट कर देनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इनका जमाव शीघ्र होना चाहिए, यानी कि इनको किसी भी जलवायु में हम अगर काम में लेते हैं तो उस जलवायु के लिए ये कम से कम समय में अनुकूलित हो जाने चाहिए और वहां पर इनका जमाव शीघ्रता से हो जाना चाहिए। क्योंकि देखो इनको हम जब अलग अलग वनस्पतियों में पर इनको काम में लेते हैं तो अलग अलग जलवायु भी वहाँ पर पाई जाती है, तो अलग अलग जलवायु पर वहाँ पर पाई जाने के कारण इनके जमाव में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो अगर ये अच्छी क्वालिटी हम लेकर के आते हैं तो ये इनका जो जमाव है वो किसी भी खरपतवार पर शीघ्र हो जाता है। तो हमें ऐसे जो जैविक बेहतर को काम में लेना चाहिए जिनका जो जमाव है जो उस वनस्पति के लिए अनुकूलित जो है कम से कम समय में हो जाए। तो ये हमारे जो है इसमें इसकी अभियंताओं की विशेषता हो गई। तो आपको एक दो विशेषता इसमें जो बतानी है, जैसे पर्सन का शीघ्र होना चाहिए, कम समय में अधिक खरपतवारों को नष्ट करना चाहिए, इनका जमाव जो है वो शीघ्र होना चाहिए। इतना सा ही हमारे जैविक विधि में, ज़्यादा बड़ा इसका कोई जो पॉइंट है वो हमारा नहीं है। इसमें सिंपल सा अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो सिर्फ एक नंबर का एक ही क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है आपको, या तो किसी जैविक अभियंता का नाम पूछ करके उसके लिए खरपतवार का नाम पूछ लेगा, या फिर किसी खरपतवार के लिए उसके जैविक अभियंता का नाम पूछ लेगा। बस यहीं से क्वेश्चन बनेगा इसका, और कहीं से भी क्वेश्चन बनने की इसकी संभावना नहीं है। इनकी विशेषताओं में से भी कभी क्वेश्चन नहीं बना है। तो आपको सिर्फ इसके जो एग्जाम्पल है उन एग्जाम्पल में भी जो दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, एक तो क्रोसोडोसिमा लेंटाना का और एक जो गाजर घास का मैंने बताया ना, वो दो एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। उन दोनों एग्जाम्पल में से इसमें जो क्वेश्चन है वो आने की संभावना पूरी है। तो ये आपका जो लेसन है वो मेरी तरफ से तो कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हमारी बनी नहीं है। तो अब देखो इस वीडियो में या इस लेसन में हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसको आप जो मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं और व्हाट्सएप पर इसमें से कोई कुछ भी जो क्वेश्चन है वो पूछना चाहो वो आप पूछ सकते हो, या फिर जो कॉन्टेक्ट में नहीं है वो व्हाट्सएप वो सॉरी यूट्यूब पर जो हमारा कमेंट सेक्शन आता है उसमें आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो। तो आज के लिए काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट कल वाला जो हमारा वीडियो होगा इससे अगला वाला, उसमें हम एक जेट का पेपर, अगर जेट का पेपर मेरे पास अवेलेबल होगा तो वो देख लेंगे। बाकी इस लेसन में जितने भी हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं या सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में, और इस लेसन से बाहर से जो हमारे पास जो क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे और जेट ICAR के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, उन लेसनों के बारे में हम जो बात है वो इससे नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है।